इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिक्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिक्पाल से कहा, चलिए दिक्पाल सर। दिक्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिक्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? उस आदमी ने अभिनव से कहा, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभिनव उसे देख अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इससे पहले कि अभिनव अपनी सफाई में उसे कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने बाकी लोगों के साथ अभिनव को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी दूसरी दिशा से भागता हुआ आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो भी इन्हीं लोगों का साथी था। उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मेरे साथ आओ। जैसे उस आदमी ने कहा तो अभिनव के कंधे पर से उस आदमी का हाथ हटा और वो लोग अभिनव को घूरते हुए वहां से निकल गए। एक सेकंड के लिए तो अभिनव को लगा कि आज वो जिंदा वापस घर नहीं जा पाएगा। जैसे वो अकेला हुआ कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया तो उधर से अकरम ने कहा, अभिनव तुम कहाँ हो? अकरम की आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं अभी मरने ही वाला था। मैं इस वक्त क्लैरॉन नाम के एक होटल में खड़ा हूँ। अभिनव ने शीशे से बाहर लगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम दिक्पाल की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? ये दिक्पाल की प्रॉपर्टी है? अभिनव ने पूछा। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभी ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप जल्द से जल्द ऑफिस आओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा अभिनव। अगर तुम यहाँ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ही काम करते रहे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी पोस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना ये तमाशा ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी ऐरा गैरा आदमी तुम्हें दो बातें सुनाए, ये मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम एके प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर बैठो या फिर अपनी कंपनी में कर्मचारी बन जाओ। मैं वही आ रहा हूं, मिलकर बात करते हैं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर से उस दरवाजे को देख रहा था जिसमें दिक्पाल दाखिल हुआ था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उस दरवाजे में घुसकर दिक्पाल को देख ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंच चुका था। उसे कंपनी से निकाले जाने की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में जब सभी ने अभिनव को वापस ऑफिस में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अगर इस हालत में अकरम अभिनव को फिर से अपनी कंपनी में काम पर रख लेता तो सारे कर्मचारियों को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि अभिनव और अकरम के बीच कैसा रिश्ता है। अकरम अभिनव के साथ आगे क्या करने वाला था, अब सभी लोगों की नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई थी। अभिनव ने किसी से नजर नहीं मिलाई और सीधा अकरम के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होगी? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अकरम के कैबिन में लगे सोफा पर बैठा हुआ था। अकरम ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि कोई साधारण सा मैनेजर तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं सभी को ये जता देना चाहता हूं कि तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। अकरम की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने कहा, लेकिन तुम मुझे अचानक से मेरी ही कंपनी में काम करने के लिए क्यों भेजना चाहते हो? तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं कि मेरी अपनी भी कोई कंपनी है, तो फिर अब क्यों? यह सवाल सुनकर अकरम एक पल के लिए शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी कुछ खबर मिली है। दिक्पाल तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी से मिला था। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने अकरम को घूरते हुए देखा और बोला, तुम्हारे जासूस क्लैरॉन होटल के आसपास भी है? हाँ, मैं बस यही पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे ग्रुप में असली भेड़िया कौन है, और मुझे लगता है कि
दिक्पाल भी यही कर रहा होगा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी की दिक्पाल के साथ मिली भगत है। अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता, तब तक मुझे ये करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। अगर ये कोई नॉर्मल मुलाकात होती तो वो दिन में तो रानी से नहीं मिलता, वो उसे रात में ही बुलाता, और वो भी गुड़गांव में नहीं, कहीं और। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो ऑफ है। हो सकता है कि उसने ये सब सिर्फ हमें दिखाकर उलझाने के लिए किया हो, अकरम ने कहा। अब उसे भी अभिनव की बात में दम लगने लगा था। अभिनव ने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक गाड़ी AK प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के बाद वो गाड़ी रुकी और अनन्या उसमें से बाहर निकल आई। अनन्या को देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अकरम की तरफ पलटा और बोला, शायद वो हमें यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि जासूस रानी है, लेकिन जासूस रानी नहीं है, कोई और है। और वो जो भी है मेरी नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। रही बात नौकरी की, तो मैं चलता हूं बॉस, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में कामिनी भागते हुए उसके पीछे से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभिनव देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान के पीछे की वजह समझने में अभिनव को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामिनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये खुशी इतने जल्दी नसीब हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दोगे। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बस कामिनी के साथ मुस्कुरा रहा था। इतने में कामिनी उसके पास आई और बोली, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने उस दिन होटल में 5 लाख का बिल कैसे पे किया? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे जिंदगी में कभी होंगे। इस बारे में मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जरा भी नहीं, अभिनव ने कहा। कामिनी उसका जवाब सुनकर एकदम पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है ना? वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तो
तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसते जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।